मुख्य सचिव के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों ने सीएम धामी से की मुलाकात, नववर्ष की दी बधाई। सीएम बोले नए साल में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से की मुलाकात, नववर्ष की दी शुभकामनाएं। प्रदेश के विकास को लेकर हुई चर्चा। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, रुड़की पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, चोरी का ट्रक भी बरामद। झबरेड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 इनामी आरोपियों को किया गिरफ्तार, बहुत दिनों से दोनों चल रहे थे फरार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, जहां निकाय चुनाव के लिए अब बीजेपी तैयार है। बता दें कि बीजेपी ने अब एक प्लान तैयार किया है, मंत्रियों को नगर निगम की जिम्मेदारी अब सौंपी जाएगी। वहीं बूथ कमेटियों को मजबूत करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश स्तरीय नेताओं को नगर पालिकाओं और पंचायतों की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार किया है, जिसके चलते अब मंत्रियों को नगर निगम की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बूथ कमेटियों को मजबूत करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। इसी के साथ प्रदेश स्तरीय नेताओं को नगर पालिकाओं और पंचायतों की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव के लिए अब एक प्लान जो है वो तैयार किया गया है और इसी के चलते अब मंत्रियों को नगर निगम की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बूथ कमेटियों को मजबूत करने के लिए एक अभियान, बूथ कमेटियों के लिए मजबूत करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश स्तरीय नेताओं को नगर पालिका और पंचायतों की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं, बीजेपी का प्लान जो है वो तैयार हो चुका है और इसी के चलते अब नगर निगम की जिम्मेदारियों को लेकर सजग बीजेपी हो गई है। मंत्रियों को इसके चलते अब जिम्मेदारी सौंपी जाएगी नगर निगम की। बूथ कमेटियों को मजबूत करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं प्रदेश स्तरीय नेताओं को नगर पालिकाओं और पंचायतों की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो देहरादून से हम आपको खबर बता रहे हैं, निकाय चुनाव के लिए यहां बीजेपी का प्लान है और इसके चलते नगर निगम की जिम्मेदारी मंत्रियों को सौंपी जाएगी और बूथ कमेटियों को मजबूत करने के लिए भी तैयारी की जा चुकी है। इसके लिए अभियान बनाया जाएगा और प्रदेश स्तरीय नेताओं को नगर पालिका और पंचायतों की जिम्मेदारी भी इसके चलते दी जाएगी। तो चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। आकाश, निकाय चुनाव के लिए अब बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है, क्या कुछ होगा इसके अंतर्गत? देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार चुनावी मोड में एक तरीके से अपने आप को देखती है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कार्यकर्ताओं को लगातार जिम्मेदारी से जो है जोड़कर जो है पार्टी रखती है। और इसी के तहत अगर हम बात करें तो ये नया साल के जो निकाय चुनाव है उसके लिए भी काफी खास रहने वाला है और ये वजह है कि बीजेपी ने जो अपना प्लान है वो तैयार किया गया है, जिसमें ये तय किया गया है कि नवंबर में जो नगर निगम, नगर निकाय के और नगर पंचायत के चुनाव होने हैं उसको लेकर के तमाम जो जिम्मेदारियां हैं वो एक तरीके से तय की जा रही है, जिसमें ये तय किया गया है कि तमाम जो मंत्री हैं उन सभी को एक नगर निगम की जिम्मेदारी दी जाएगी, जो पूरी तरीके से मंत्री वहाँ पर नगर निगम में करेगा और इस तरीके से पार्टी को किस तरीके से वहाँ पर मजबूत किया जा सकता है उसको लेकर के जो है तमाम जो रणनीति है उसको तैयार किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नगर पंचायतों को लेकर के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी जो है पार्टी देगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पहले की कोशिश ये रहेगी कि बूथ पर पार्टी जो बूथ कमेटियां हैं उसको मजबूत किया जा सके, तो तमाम रणनीति पर जो है काम किया जा रहा है और कह सकते हैं कि नगर निगम चुनाव इस साल होने हैं, तो ऐसे में तमाम पार्टी की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं कि जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी हो या फिर मंत्री हो, उन तमाम लोगों को जो है जिम्मेदारी दी गई है कि वो आने वाले समय में जो निगम चुनाव है उसमें एक तरीके से अपनी तैयारियां करें और तमाम जो पार्टी की रणनीति है उसको लेकर के जो है काम करते हुए दिखाई दे।
आकाश, देखा जाए तो इस रणनीति का बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि देखा जा रहा है अलग अलग अधिकारियों और नेताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो इससे कहीं ना कहीं नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में भी बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। हाँ, देखिए बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से पार्टी ने जो हरिद्वार में पिछले साल चुनाव हुए थे पंचायत के, तो उसमें ये रणनीति तैयार की थी कि तमाम वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी की गई थी। साथ ही साथ ये भी रणनीति तैयार की गई थी कि अन्य पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको एक तरीके से अन्य पार्टी से चुनाव लड़ने की जो जिम्मेदारी है वो दी गई थी कि वो चुनाव लड़े। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब चुनाव का नतीजा है तो बीजेपी ने उन्हें अपने पाले में रख लिया, और पाले में रखने के बाद जो है अपना बोर्ड का गठन, और जिला पंचायत के तौर पर जो हरिद्वार में है उसमें अपना बोर्ड का गठन जो है बीजेपी ने किया है। तो उसी रणनीति के तहत ये काम किया जा रहा है कि अगर वरिष्ठ पदाधिकारियों को ये कहा गया है कि जो भी ऐसे जिताऊ कैंडिडेट हैं कि जो जीत सकते हैं, उनको लेकर के फीडबैक जो है तैयार किया जाए। जातीय समीकरण हो या फिर क्षेत्रीय समीकरण हो, उसका ध्यान रखते हुए जो है अभी से रणनीति बनाई जाए। तमाम जो पदाधिकारी हैं या फिर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, उनसे ये कहा गया है कि वो अभी से रणनीति तैयार करें कि कौन कौन वहाँ पर मजबूत दावेदार हो सकता है, उन मजबूत दावेदारों को अपने पक्ष में किस तरीके से लाया जा सकता है। और ऐसे में अगर कहीं रणनीति में चूक होती है, कहीं ना कहीं जो है मुश्किलें आती हैं, हार का सामना करना पड़ता है, तो और अन्य दल वहाँ पर जीत कर आते हैं, तो उन अन्य दलों के लोगों को भी जो है अपनी पार्टी में किस तरह शामिल किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों पर जो है रणनीति तैयार करने के लिए कहा गया। और यही वजह है कि तमाम तकरीबन उत्तराखंड में अगर बात करें 9 नगर निगम है, और साथ ही साथ जो नगर निगम है उनमें तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि जो एक मंत्री जो है एक जी बिल्कुल आकाश, देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लान हम इसको बीजेपी का कह सकते हैं। इसी के साथ आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी जानकारी हम आपसे आगे लेंगे। तो चलिए एक और खबर से आपको रूबरू करा दे, बता दें कि उत्तराखंड में बादल और कोहरे का अब पारा जो है लुढ़क चुका है। मैदान में शीतलहर का प्रकोप जो है लगातार जारी है। 2 जिलों में आज कोल्ड डे अलर्ट घोषित किया गया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में यहां येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ बता दें कि कुमाऊं की ऊंची पहाड़ियों में लगातार तीसरे दिन भी हिमपात जारी रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में बादल और कोहरे का पारा जो है अब लुढ़क चुका है। लगातार जो है शीतलहर का प्रकोप जारी है। 2 जिलों में कोल्ड डे भी अलर्ट किया गया है। इसी के साथ बात करें हरिद्वार और उधम सिंह नगर की, तो येलो अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। और कुमाऊं की ऊंची पहाड़ियों में तीसरे दिन भी लगातार हिमपात जारी रहा है। तो आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आकाश, उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि हरिद्वार और उधमसिंह जिले में लगातार जो शीतलहर उसका वो प्रकोप देखने को मिलेगा। और ये वजह है कि तमाम दोनों ही जगहों पर जो पारा है वो कहीं ना कहीं लुढ़का है और तापमान में जो है गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट इन दोनों ही जिलों में जारी किया गया है। साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो बर्फबारी है उसकी संभावनाएं भी बताई है कि बर्फबारी हो सकती है। और कुमाऊं की कई ऊंची ऐसी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर लगातार 3 दिन से बर्फबारी चल रही है। गढ़वाल की कई ऐसे क्षेत्र हैं कि जो कहीं ना कहीं ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिली थी, लेकिन उस कदर बर्फबारी जो है नहीं हुई थी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। लेकिन माना जा रहा है कि दोपहर बाद जो है दोबारा से कहीं ना कहीं जो हिमपात है वो कहीं ना कहीं बर्फबारी जो है हो सकती है पहाड़ी क्षेत्रों में। और मैदानी इलाकों में जो धुंध है वो कहीं ना कहीं छाई रहेगी। सुबह से ही अगर हम बात करें तो हरिद्वार हो या फिर देहरादून का जो मैदानी इलाका है या उधम सिंह नगर का, सुबह से ही कहीं ना कहीं जो धुंध है वो पूरी तरीके से छाई हुई है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। और ऐसे में कह सकते हैं कि एक बार फिर से मौसम विभाग ने दोनों ही जिलों में जो येलो अलर्ट है वो जारी किया है। आकाश, देखा जाए तो लोगों पर तो इसका काफी असर पड़ ही रहा है, जिस तरह से ठंड का अभी प्रकोप जारी है। लेकिन बात करें तो खासकर जो यातायात है उस पर काफी असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोहरे की वजह से अगर बात ट्रेनों की करें तो कहीं ना कहीं ट्रेनें लेट या रद्द कर दी जाती है। इसी के साथ अगर स्कूलों की बात करें तो बच्चों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सुबह स्कूल जाने में। देखिए, यातायात को पूरी तरह से प्रभावित होता है। अगर हम कल की बात करें तो कल जिस तरह से मैदानी इलाकों में धुंध छाई हुई थी उसकी वजह से कई ऐसी ट्रेनें थी जो एक डेढ़ घंटा जो है देरी से जो है चली हैं, और 1-1.5 घंटे से कि अधिक से देरी से जो है पहुंची हैं। साथ ही साथ फ्लाइट 2 की जो कनेक्टिविटी है उसमें भी काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से जीरो मोबिलिटी के चलते जो फ्लाइट है वो इस तरह से जो है नहीं हो पाती हैं, या फिर
टेक ऑफ नहीं हो पाती, तो उसी के चलते कहीं न कहीं उसमें भी कहीं न कहीं परेशानी का सामना कहीं न कहीं हुआ है। और अगर हम खासतौर पर बात करें तो देहरादून में भी ये देखा गया था कि जो ट्रेनें हैं या फिर फ्लाइट है वो काफ़ी देरी से पहुँची हैं और कहीं न कहीं कुछ फ्लाइटें जो रद्द भी हुई हैं ज़ीरो विजिबिलिटी के कारण। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि यातायात के साथ-साथ बच्चों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। और ऐसे में अभी अगर हम खासतौर पर बात करें तो कई जगहों पर जो है छुट्टियाँ घोषित की गई हैं इसी के चलते। और जिस तरह जिलाधिकारी ने पहले भी येलो अलर्ट जारी हुआ था उधम सिंह नगर और हरिद्वार में, तो इसी तरह के चलते कहीं न कहीं जिलाधिकारी ने ये तय किया था कि सभी जगहों पर जो है छुट्टी घोषित की गई थी। तो अभी ये कह सकते हैं कि बच्चों के कुछ ही बच्चों के जो है स्कूल खुले हैं, बाकी जगहों पर छुट्टियाँ इस समय चल रही हैं। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह मौसम विभाग ने दोबारा से अलर्ट जारी किया है उसके बाद से कहीं न कहीं पारे में भी एक तरीके से गिरावट दर्ज की गई है। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो पर्यटक है उनके लिए अच्छी खबर है कि जो बर्फबारी का लोग खाने के लिए उत्तराखंड आते हैं उन्हें कहीं न कहीं जो बर्फबारी है वो एक तेजी से देखने को मिल सकती है। बिल्कुल आकाश, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। देखना होगा कब तक इस ठंड का ऐसा असर रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और जानकारी लेंगे। तो चलिए अब एक शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको बता देते हैं। अब सरकारी बेसिक स्कूल के 1 किलोमीटर में स्थापित आंगनबाड़ी केंद्र को बनाए जाएंगे। बता दें कि प्री प्राइमरी स्कूल स्थापित किए जाएंगे। अब तक सरकारी स्कूल परिसर के 4500 आंगनबाड़ी केंद्र बाल वाटिका बन चुके हैं। डीजी शिक्षा ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से आंगनवाड़ी केंद्रों की सूची मांगी है। वहीं अगले सत्र से सभी में बाल वाटिका खोली जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी बेसिक स्कूल के 1 किलोमीटर में आंगनवाड़ी केंद्र जो है बनने जा रहे हैं। और बात करें तो प्री प्राइमरी स्कूल, अब तक सरकारी स्कूल परिसर के 4500 आंगनवाड़ी केंद्र बाल वाटिका बन चुके हैं। और इसी के साथ डीजी शिक्षा ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से आंगनवाड़ी केंद्रों की सूची मांगी है, जिसके चलते अगले सत्र से सभी बाल वाटिका खोली जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां शिक्षा विभाग से जुड़ी एक बड़ी अपडेट मिल रही है। सरकारी बेसिक स्कूल के 1 किलोमीटर में अब आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो बड़ा अपडेट शिक्षा विभाग से मिला है कि अब सरकारी बेसिक स्कूल के 1 किलोमीटर में स्थापित आंगनवाड़ी केंद्र में प्री प्राइमरी स्कूल बनाए जाएंगे। अब तक सरकारी स्कूल परिसर के 4500 आंगनवाड़ी केंद्र में बाल वाटिका बन चुकी है। वहीं इसी के चलते अब डीजी शिक्षा ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से आंगनवाड़ी केंद्रों की सूची मांगी है। और अब इसके चलते अगले सत्र से बाल वाटिका खोली जाएगी। तो बड़ा अपडेट जो है शिक्षा विभाग से देखने को मिल रहा है। देहरादून से हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं। सरकारी बेसिक स्कूल के 1 किलोमीटर में स्थापित आंगनवाड़ी केंद्र में अब प्री प्राइमरी स्कूल बनाए जाएंगे। अब तक सरकारी स्कूल परिसर के 4500 आंगनवाड़ी केंद्र में बाल वाटिका बन चुकी है। तो चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, शिक्षा विभाग में बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है, अब बाल वाटिका बनाई जाएंगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह के जो शिक्षा डीजी हैं उन्होंने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से जो है रिपोर्ट मांगी है कि प्रदेश भर में तमाम उत्तराखंड में कितनी आंगनबाड़ियां हैं, क्योंकि अब जो बाल वाटिका बनाने की कहने के जो शिक्षा विभाग ने पहल की, तो एक अच्छा कदम शिक्षा विभाग का है। क्योंकि एक तरफ जो प्राथमिक विद्यालय है, जो 5वीं तक के स्कूल है प्राइमरी, तो उनको सरकार ने बंद करने की बात कर रही है। अब दूसरी तरफ जिस तरह जो डीजी शिक्षा है उन्होंने कहा है कि जो है अब ये बाल वाटिका यहाँ पे खोले जाएंगे, लेकिन जो प्राथमिक स्कूल होंगे उससे 1.5 किलोमीटर के दायरे में खोले जाएंगे। ये तो विभाग की बड़ा अपडेट है। लेकिन ऐसे में जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के जो आदेश जो डीजी शिक्षा ने कहा है कि हम बाल वाटिका खोलेंगे, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि जो बाल वाटिकाएं वहाँ पर खोली जा रही हैं आखिर किसके लिए खुलेंगी? क्योंकि जो प्राथमिक स्कूल है, सरकारी जो स्कूल है प्राथमिक 5वीं तक के, उनके सरकार कई बार कह चुके हैं जिनमें 10 से कम बच्चे उनको बंद करने के कगार पे वो है। तो ऐसे में बड़ा सवाल कहीं ना कहीं जरूर है। लेकिन जो अपडेट शिक्षा विभाग ने दिया है, ये कहीं ना कहीं यदि बाल वाटिकाएं खुलती है तो प्रदेश के लिए एक अच्छी पहल होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
नववर्ष के अवसर पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू के नेतृत्व में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की और मुख्यमंत्री को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री के दीर्घ जीवन की कामना भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को नववर्ष की बधाई दी और कामना की नववर्ष में सभी की नई ऊर्जा के साथ प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़े। सीएम पुष्कर सिंह धामी क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने मैक्स अस्पताल पहुंचे। सीएम धामी ने बताया कि पिछले 2 दिनों में ऋषभ की तबीयत में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि हमारी बात ऋषभ की मां से हुई और वहां इलाज से संतुष्ट है। आगे उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत ने उन सभी लोगों को धन्यवाद किया जिन्होंने उन्हें बचाया है। दरअसल 30 दिसंबर को ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की आते समय सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। 2 दिनों में काफी सुधार हुआ है और तेजी से सुधार हो रहा है। डॉक्टर और बीसीआई के लोग आपस में संपर्क में हैं। पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में काफी अंतर है और डॉक्टरों ने जो मेरी बात हुई है उन्होंने बताया है कि 1-2 दिन में और ज्यादा सुधार हो जाएगा। तो उनकी माँ से भी बात हुई है, माता जी भी साथ में हैं। वो लोग सभी लोग अभी जो इलाज चल रहा है उस इलाज से संतुष्ट हैं और जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी स्वस्थ हों। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बनियावाला प्रेमनगर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का लोकार्पण किया और बालिकाओं को गणवेश प्रदान किया। साथ ही सीएम धामी ने नववर्ष के मौके पर बालिकाओं के साथ केक काटकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों में सैनिटरी पैड भी उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए कोपर्स फंड से प्रति विद्यालय 50,000 रुपए की दर से निधि बनाई जाएगी। चंपावत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। लोहाघाट में पीजी कॉलेज के एनएसएस विद्यार्थियों ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकाली। रैली का नेतृत्व एनएसएस कैंप प्रभारी डॉक्टर स्वाति ने किया। रैली के दौरान पॉलिथीन का प्रयोग न करने की अपील भी लोगों से की गई है। राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर का 5वां दिन है, जिसमें हमारी जो थीम है वो है प्लास्टिक उन्मूलन, जिसमें हम एक जागरूकता रैली जो जीजीआईसी से शिवालय ऋषेश्वर मंदिर तक हम लेके जा रहे हैं, जिसमें हम नगरवासियों को यही संदेश देंगे कि एक तो प्लास्टिक का यूज अब बिल्कुल बंद कर दीजिए और जो है इस समय एनवायरनमेंट में प्लास्टिक उसको रिसाइकिल किया जाए, रीयूज किया जाए। हरिद्वार के रुड़की में एक बार फिर से शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। यहां शिक्षक पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षकों ने बाइक रैली निकालकर अपनी आवाज बुलंद की। शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो वहां आगामी दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे। वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी हल्द्वानी जेल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में साफ सफाई और कैदियों के लिए विभिन्न सुविधाओं को देखकर जेलर की पीठ थपथपाई। साथ ही कहा कि पिछले 1 साल में जेल में बहुत बेहतरीन कार्य हुए हैं। स्वच्छता के मामले में जेल मेरे घर से भी ज्यादा स्वच्छ है। वहीं उन्होंने जेलर के रिटायरमेंट के बाद भी उनके कार्यकाल को बढ़ाने की बात कही है। जेल में जगह तो बढ़ाई नहीं जा सकती, बंदियों को कम किया जा सकता है। उसके लिए उधम सिंह नगर जिले की जेल का निर्माण चल रहा है। जैसे ही वो जेल बन जाएगी तो यहाँ कैदियों की संख्या कम हो जाएगी। 535 की इस जेल की क्षमता और लगभग 1800 बंदी यहाँ निरुद्ध हैं। मेडिकल की दिक्कत रहती है, उसके लिए एम्बुलेंस की हमने डिमांड कर रखी है माननीय राज्य मंत्री जी से, अजय भट्ट जी से। जैसे ही वो मिलेगी तो हमें बंदियों को शिफ्ट करने में आसानी होगी। मेरे को लगता नहीं कि मैं जेल का निरीक्षण करने आया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं
ऐसी जगह आया हूँ कहीं मेला लगा है और बहुत शानदार, सब लोग खुशी मना रहे हैं। किसी भी डिपार्टमेंट का हेड अगर उसका माइंडसेट इस किस्म का होता है, अंदर आकर के कितना सुंदर वातावरण और ये भवन, चित्रकारिता और सफाई, क्या क्या सुविधाएं यहाँ दिख रही हैं, मुझे नहीं लगता मैं जेल में आया हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जेलर साहब को। और आप जैसे जेलर अगर प्रत्येक जेल में होंगे तो आपसे कैदी जो है संस्कार भी लेंगे और कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी रखेंगे और बाहर निकलेंगे तो मेरे ख्याल से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान भी देंगे। एक तरफ तो पूरे देश में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। नियुक्ति की मांग को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। धरने का आज 14वां दिन है, लेकिन सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे प्रदर्शनकारियों में आक्रोश व्याप्त है। हमारे पापा विधानसभा में जॉब करते थे और उनको रितु खंडूरी मैम ने बाहर निकाल दिया, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारी स्कूल की फीस 1-2 महीने से नहीं गई है, इसीलिए हम इधर बैठे हैं। हमारे पापा को न्याय दीजिए। बाजपुर के बन्नाखेड़ा गांव में प्रकाश पर्व के मौके पर बड़े ही धूमधाम से नगर कीर्तन जुलूस निकाला गया, जिसका कई स्थानों पर जोरदार स्वागत भी किया गया। नगर कीर्तन में गुरु के 5 प्यारों के अलावा गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा युवा टोली ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। श्रद्धालुओं ने लंगर का आयोजन किया। पूरा गांव गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जयकारों से गूंज उठा। गुरु गोविंद सिंह के अनुयायियों ने उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। हमारे दशमेश पिता का आज दिहाड़ा दिन है। हमारा दिल आज गदगद है, बहुत खुश है, सारी संगत खुश है। और संगत का आपको सबूत मिलना होगा यहाँ पे कि संगत कैसे उत्साह से अपने पर्व को मना रही है। और नगर कीर्तन हमारा बाबा भाई अदली साहब से चल के सिंह सभा गुरुद्वारा बाजपुर पहुँच चुका है। करीब आधे घंटे में समापन हो जाएगा वहाँ पहुँच के। मैं सभी संगतों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आप पत्रकार बंधुओं का मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, विशेष करके जिन्होंने हमेशा इसको सारे गुरु गोविंद सिंह जी के प्रोग्राम को आपने सफल बनाया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको मीडिया में देके और अच्छा। मुंबई में आयोजित नेशनल गेम्स में हरिद्वार की बेटी ने प्रदेश का परचम लहराया है। मुंबई की टीम को फाइनल में हराकर उत्तराखंड को नेशनल ट्रॉफी दिलाई है। टीम में शामिल कनक टप रानिया का वापस लौटने पर हरिद्वार में जोरदार स्वागत किया गया। कनक ने इसका श्रेय अपने माता पिता को दिया है और कहा कि हर माता पिता को अपनी बेटियों को बेटों के समान मानना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनका साथ भी देना चाहिए। मेरे पेरेंट्स, कोचेस और मेरे टीममेट्स को चाहता है कि हम लोगों ने इतना अच्छा खेला और हम लोग विनर्स बने। और फिर वही कि हमारी टीम 1-2 कोई अच्छा नहीं होता, बट हमारी टीम से हमारे कोचेस ने हमें पूरा लेके चला, तो आज हम विनर्स हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और सबको थैंक यू देना चाहूँगी। हरिद्वार के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि कुछ लड़कियाँ होती हैं जो खेलना चाहती हैं बट नहीं खेल पाती, फैमिली के प्रेशर से या किसी और चीज़ के। तो वही कहूँगी कि पेरेंट्स को भी अगर खेलना चाहती है तो खेलने दीजिए। इसी के साथ फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।